हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम रेगुलेटिंग एक्ट एंड पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में पढ़ेंगे। रेगुलेटिंग एक्ट इंडिया में ब्रिटिशर्स द्वारा लाया गया था। तो इसके क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और इन एक्ट से इंडिया में कौन कौन सी नई चीज़ें लागू की गई वो हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें रेगुलेटिंग एक्ट की, तो रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 में। The Regulating Act of 1773 was passed by the British Parliament to control the territories of the East India Company, majorly in Bengal. अब रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आखिर लाया क्यों गया था? तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लाया गया था, ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा लाया गया था, ताकि जितनी भी बंगाल की टेरिटरीज हैं उन्हें कंट्रोल किया जा सके। And this act was passed due to the misgovernment by the British East India government that introduced a situation of bankruptcy and the government had to intervene with the affairs of the company. गवर्नमेंट ने यहाँ पर रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बैंक्रप्सी की कंडीशन को इंट्रोड्यूस किया। गवर्नमेंट कंपनी के सभी मामलों में, ईस्ट इंडिया कंपनी के सभी मामलों में इंटरफेयर कर सके, उसके लिए वो मेन ये रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को लाए थे। अब बैकग्राउंड और रीजन क्या थे जो कि ये एक्ट आया। The East India Company was in several financial crises and has asked a loan of £1 million from the British government in 1773। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रही थी और उसने £1 मिलियन का जो लोन है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट से 1772 में मांगा था। Allegation of corruption and nepotism were rampant against company officials. There was a terrible famine in Bengal where a huge population perished. और बंगाल में यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपदा आ गई थी, बहुत बढ़ती पॉपुलेशन के साथ। The dual form of administration instituted by Robert Clive was complex and drawing a lot of complaints. अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम, यहाँ पर ड्यूअल फॉर्म ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा था जो कि रॉबर्ट क्लाइव द्वारा लाया गया था। According to this system, the company had Diwani rights obtained after the Battle of Buxar in Bengal, and the Nawab had Nizamad rights, judicial and policing rights, as secured from the Mughal Empire. In reality, both powers were vested with the company. The farmers and the general population suffered as their improvement was neglected, and the company was only concerned with the maximizing revenue. अब यहाँ पर जो कंपनी थी वो बिल्कुल भी फार्मर्स की तरफ ध्यान नहीं दे रही थी, पॉपुलेशन की तरफ ध्यान नहीं दे रही थी। कंपनी का ध्यान सिर्फ इसमें था कि वो अपना रेवेन्यू किस तरीके से जनरेट करे, और कंपनी फार्मर्स और पॉपुलेशन को बिल्कुल ही नेग्लेक्ट कर रही थी। लॉलेसनेस इंक्रीज इन बंगाल, यानी बंगाल में यहाँ ना तो कोई नियम थे ना कोई कानून था। द डिफीट ऑफ द कंपनी अगेंस्ट मैसूर हैदर अली इन 1769, और कंपनी को हराया भी गया था हैदर अली द्वारा 1769 में। अब डिफेक्ट्स क्या, इसलिए वो रेगुलेटिंग एक्ट यहाँ पर पास किया गया। डिफेक्ट ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट 1773, द गवर्नर जनरल हैड नो वेटो पावर। गवर्नर जनरल के पास कोई भी वेटो पावर नहीं था। इट डिड नॉट एड्रेस द कंसर्न ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन हु वर पेइंग रेवेन्यू टू द कंपनी। अब यहाँ पर क्या है कि वो बिल्कुल भी इंडियन पॉपुलेशन की तरफ उनका कोई ध्यान नहीं था। वो कंपनी सिर्फ रेवेन्यू अपना जनरेट करने के लिए लगी हुई थी। पॉपुलेशन को, इंडियंस को क्या प्रॉब्लम है ये वो बिल्कुल भी मैनेज नहीं कर रहे थे। यहाँ पर सिर्फ उन्हें, उनका एम था यहाँ पर कि वो किस तरीके से अपनी कंपनी के लिए रेवेन्यू जनरेट करें, इंडियन पॉपुलेशन से किस तरीके से वो अपना रेवेन्यू लें। इट डिड नॉट स्टॉप करप्शन अमंग द कंपनी ऑफिशियल्स, और यहाँ पर जो करप्शन है वो बढ़ता जा रहा था। द सुप्रीम कोर्ट्स पावर वर नॉट वेल डिफाइंड, सुप्रीम कोर्ट्स के यहाँ पर उस समय कोई भी पावर नहीं हुआ करते थे। द पार्लियामेंट्री कंट्रोल दैट वॉज सॉट इन द एक्टिविटीज ऑफ द कंपनी प्रूव टू बी इनइफेक्टिव। पार्लियामेंट्री कंट्रोल भी उस समय कंपनी पर कुछ भी नहीं था, एंड देयर वाज नो मैकेनिज्म टू स्टडी द रिपोर्ट सेंड बाय द गवर्नर जनरल इन द काउंसिल। गवर्नर जनरल द्वारा जो भी रिपोर्ट्स दी जाती थी उन पर कोई भी एक्शन लिया जाए, ऐसा कोई भी प्रोविजन उस समय नहीं था। तो उन सब चीज़ों को ओवरकम करने के लिए यहाँ पर रेगुलेटिंग एक्ट जारी किया गया था।
अब रेगुलेटिंग एक्ट के बाद यहाँ पर जस्ट बाद में आता है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। तो पिट्स इंडिया एक्ट क्या था? द गवर्नर जनरल हैड नो वेटो पावर। यहाँ पर भी गवर्नर जनरल के पास कोई भी वेटो पावर्स नहीं थे। इट डिड नॉट एड्रेस द कंसर्न ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन। यहाँ पर भी वो कोई कंसर्न नहीं दिखा रहे थे इंडियन पॉपुलेशन को। यहाँ पर भी करप्शन नहीं रुक रहा था। द सुप्रीम कोर्ट पावर्स वॉज नॉट वेल डिफाइंड। एंड पिट्स इंडिया एक्ट में भी सुप्रीम कोर्ट के पावर यहाँ पर बिल्कुल भी डिफाइन नहीं थे। यहाँ पर गवर्नमेंट के हाथ में कुछ भी नहीं था। दिस एक्ट इज नेम्ड आफ्टर विलियम पिट, द यंगर ब्रिटेन प्राइम मिनिस्टर व्हेन द एक्ट वाज पास। ये सारी परेशानियां रेगुलेटिंग एक्ट की थी। वो डिफेक्ट थे रेगुलेटिंग एक्ट के, जो कि यहाँ पिट्स इंडिया एक्ट में भी रहे। तो इन सारे इफेक्ट्स को ओवरकम करने के लिए, जो कि रेगुलेटिंग एक्ट में दिखे डिफेक्ट, उन्हें ओवरकम करने के लिए यहाँ पर पिट्स इंडिया एक्ट 1784 लाया गया। और ये किसके नाम पर रखा था? विलियम पिट, जो यंगर ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे जब ये एक्ट पास हुआ। अब इस एक्ट के फीचर्स क्या थे? This act made a distinction between the commercial and the political activities of the East India Company. अब जब पिट्स इंडिया एक्ट आया तो इसने क्या किया? यहाँ पर डिस्टिंक्शन किया इसने। यहाँ पर इसने डिफरेंस किया कमर्शियल और पॉलिटिकल एक्टिविटीज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनीज। फॉर द फर्स्ट टाइम द टर्म ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया वॉज यूज्ड। यहाँ पर पहली बार ब्रिटिश पोजेशन वर्ड यहाँ पर यूज किया गया था। दिस एक्ट गेव द ब्रिटिश गवर्नमेंट डायरेक्ट कंट्रोल ओवर इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। इस एक्ट के थ्रू इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन बट डायरेक्ट कंट्रोल किसको दिया गया? ब्रिटिश गवर्नमेंट को। यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी से हटाकर यहाँ पर डायरेक्ट कंट्रोल किसको दिया गया? ब्रिटिश गवर्नमेंट को। द कंपनी बिकम subordinate to the British government, unlike as in the previous Regulating Act of 1773, where the government only sought to regulate matters and not take over. यानी यहाँ पर सब ऑर्डिनेट ब्रिटिश गवर्नमेंट को बनाया गया। अब जब हम रेगुलेटिंग एक्ट की बात करें तो यहाँ पर गवर्नमेंट का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं था। कोई भी मैटर्स को गवर्नमेंट टेक ओवर नहीं करती थी, पर यहाँ पर ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ में सारा रूल आ गया था। दिस एक्ट एस्टैब्लिश द ब्रिटिश क्राउन अथॉरिटी इन द सिविल एंड मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इट्स इंडियन टेरिटरीज। कमर्शियल एक्टिविटीज वर स्टिल अ मोनोपोली ऑफ द कंपनी। मोनोपोली तो यहाँ पर चल रही थी, तो जो यहाँ इस एक्ट के थ्रू यहाँ पर मोनोपोली स्टार्ट की गई। इस एक्ट के ड्रॉबैक्स क्या थे? अब इस एक्ट में सबसे पहले बोर्ड ऑफ कंट्रोल, डायरेक्टर्स ऑफ बोर्ड जो है यहाँ पर बनाया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, जो कि पहले नहीं था। तो मेन पिट्स एक्ट का एम यही था कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाना। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स यहाँ पर बनाया गया था। अब इसके ड्रॉबैक्स क्या थे? द एक्ट वॉज डीम्ड अ फेलियर बिकॉज देयर वॉज नो क्लैरिटी ऑन द बाउंड्रीज बिटवीन द कंपनी पावर एंड द गवर्नमेंट अथॉरिटी। ये एक्ट भी फेल हो गया था क्योंकि यहाँ पर कोई बाउंड्रीज नहीं थी। हाँ ठीक है, यहाँ पर उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ में रूल दे दिया था, बट फिर भी यहाँ पर कंपनी और गवर्नमेंट अथॉरिटी के बीच की बाउंड्रीज वेल डिफाइंड नहीं थी। द गवर्नर जनरल हैड टू सर्व टू मास्टर्स, ईस्ट इंडिया कंपनी एंड ब्रिटिश क्राउन। अब गवर्नर जनरल जो हुआ करते थे उस समय, उन्हें उनके दो मास्टर्स हो गए, यानी कि उन्हें दो लोगों को बताना होगा, एक तो ईस्ट इंडिया कंपनी और एक ब्रिटिश क्राउन। तो वो यहाँ पर एक कंफ्यूजन क्रिएट करता है। यहाँ पर क्लियर बाउंड्रीज थी नहीं कि यहाँ पर कौन वेल डिफाइंड गवर्नमेंट है। यहाँ एक ईस्ट इंडिया कंपनी भी है, यहाँ एक ब्रिटिश गवर्नमेंट भी है। There was no clear boundaries between the responsibilities of board of control and the court of directors of the company. The governor general had to take on the spot decision exercising his discretion. मतलब यहाँ पर कोई क्लियर बाउंड्रीज नहीं थी। यहाँ जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया है डिसीजन वो लेगा, या फिर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो कंपनी के हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के, वो डिसीजन लेंगे। यहाँ पर यही क्लैरिटी थी नहीं। तो इस वजह से पिट्स इंडिया एक्ट भी यहाँ पर खत्म हो गया। ये थे ड्रॉबैक्स ऑफ पिट्स इंडिया एक्ट। तो यहाँ पर हमने रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में पढ़ा। तो रेगुलेटिंग एक्ट मेनली इसलिए लाया गया था क्योंकि जो पूरा रूल था वो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में था। यहाँ हमने पढ़ा, बट गवर्नर जनरल के पास कोई भी वेटो पावर नहीं था। यहाँ पर करप्शन इंक्रीज हो रहा था। बट ये सारे डिफेक्ट रेगुलेटिंग एक्ट के जारी करने के बाद रहे, जो कि पिट्स इंडिया एक्ट में भी देखे गए। अब पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया था इसलिए ताकि वो जो परेशानियां हैं रेगुलेटिंग एक्ट की, उन्हें ओवरकम कर सके। यानी कि यहाँ पर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच की क्लैरिटी है उसको क्लियर कर सके और ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ में
सारा पावर आ सके। पर इसके बाद भी यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ, ऐसा यहाँ पर नहीं हुआ। ब्रिटिश क्राउन के हाथ में कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं आई, यहाँ पे क्लियर बाउंड्रीज नहीं थी। बोर्ड ऑफ कंट्रोल ज़रूर यहाँ बनाया गया था, पर यहाँ पर फिर भी ईस्ट इंडिया कंपनी शामिल थी, तो इसलिए पिट्स इंडिया एक्ट भी यहाँ पर एंड हो जाता है। पिट्स इंडिया एक्ट के बाद यहाँ पर चार्टर एक्ट आते हैं, उसके बारे में हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अब चलते हैं अपने मोटिवेशनल कोट की तरफ। आज का हमारा मोटिवेशनल कोट है, एक इच्छा कुछ नहीं बदलती, एक निर्णय कुछ बदलता है, लेकिन एक निश्चय सब कुछ बदल देता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको हमारी वीडियोस की सभी लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। थैंक यू।